नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी दलों के दावे परवान चढ़ने लगे हैं। इंडी गठबंधन 3 फेज की वोटिंग के बाद लगातार जीत का दावा कर रही है। इंडी गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार बीजेपी 180 से 200 सीटों के बीच सिमट कर रह जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर से दावा किया कि 2024 के रण में एनडीए 400 पार करने जा रही है और शहजादे की पार्टी को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। पीएम ने कहा कि हमें लोगों का जो समर्थन मिल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि 4 जून के नतीजे से पहले इंडिया अलायंस वाले अपनी हार मान चुके हैं। आपको बता दें कि सोमवार को चौथे फेज की वोटिंग होनी है। इससे पहले हम सियासी दलों के भविष्यवाणी और दावों पर चर्चा करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसके दावे में कितना दम है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला किया और तंज भी कसा। और पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। और अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए। सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण, जब आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना के 17, उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होनी है। तो अब देखिए, जिस तरीके से चौथा चरण को लेकर पार्टियों ने तैयारी की है, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। दावे सभी पार्टियों के अपने अपने हैं और जीत के दावे हैं। जिस तरीके से अभी तक करीब देखिए 3 चरणों में 283 सीटों पर अभी तक मतदान हुआ है, और 283 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें दोनों ही पक्ष, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे वो एनडीए अलायंस हो, सभी ने अपने अपने दावे किए हैं जीत के। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो 4 जून को नतीजे आएंगे वो नतीजे आखिर क्या होंगे। तो चलिए, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। पूजा जी, कल चौथे चरण का मतदान होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही कि आप लोगों को इतनी भी सीटें अब आती हुई नहीं दिख रही हैं।
जिसके बिना पे आप मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर सामने आ सकें? को तो सबसे पहले मातृ दिवस की शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगी और सभी पर माँ का आशीर्वाद है। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री जी पहले चरण की बात उठा लेते हैं। पहले चरण में जब मैनिफेस्टो आया, प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो छोड़कर सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक भाषा देखिए, पहले वो मटन पर मौज करते हैं, बोलते हैं, फिर वो मंगलसूत्र बनाते हैं, फिर कहते हैं कि कांग्रेस आपकी एक भैंस खोल लेगी। उसके बाद वो हमारे उसके मैनिफेस्टो पे हर दिन नए नए लेकर सामने आते हैं। तो और जो 400 पार का नारा से कुछ मार्च में अप्रैल से शुरू किए थे, आज वो आरक्षण पे बैकफुट ले रहे हैं। अब वो ये बात हो रही है सिर्फ मीडिया में नहीं, हर जगह, कि किसी तरह सरकार बन जाए। तो मुझे लगता है 3 चरणों में सरकार के नीचे जमीन जा चुकी है, क्योंकि ये जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री जी ये जो अकूत बेरोजगारी है उस पर शब्द नहीं बोलते, हमारी जो महंगाई कमर तोड़ रही है उस पर एक शब्द नहीं बोलते, महिला सुरक्षा के दावे इतने हैं कि जहां वो एक जगह प्रज्वल रेवन्या मांगते हैं कि आप उन्हें वोट दें तो नरेंद्र मोदी जी को शक्ति मिलेगी, महिला ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को उतार देते हैं लोकसभा में, तो महिला सुरक्षा के वादे पूरे खोखले हैं। अब प्रधानमंत्री जी क्योंकि वो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं के, वही मैनिफेस्टो की बात करते हैं, कोई विजन नहीं देता। आप दोनों के मैनिफेस्टो देखिए, उसमें मोदी 86 बार है, वो सिर्फ मोदी जी की फोटोज हैं डिफरेंट कपड़ों में, डिफरेंट कॉस्ट्यूम में, ना उसमें सोशल जस्टिस की बात है, उसमें नौकरी बेरोजगारी सिर्फ 2 बार जिक्र है, ना उसमें मणिपुर की बात है, ना उसमें महिलाओं की बात है। प्रधानमंत्री जी के पास तीसरे टर्म में देने के कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ कुछ भी बातें कर रहे हैं। वोट जिहाद मंदिर की बात करते हैं, वो ये कहते हैं आपका सोना उठा कर ले जाएंगे, इनहेरिटेंस टैक्स बिल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने कभी नहीं तो एक चीज बताइए, आप लोग भी तो मंच से जो आपके मैनिफेस्टो में है उसकी बातें कम होती हैं। आपने अगर वोट जिहाद का जिक्र किया, वोट जिहाद की बात सबसे पहले किसने की? मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं हम अपने मंचों से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम अपने मंचों से पहली नौकरी की बात कर रहे हैं, हम अपने मंचों से महालक्ष्मी स्कीम की बात कर रहे हैं। आप किसी का भी, आप खड़गे जी का भाषण उठा के देख लीजिए, आप प्रियंका जी का भाषण उठा के देख लीजिए, आप राहुल जी का भाषण उठा के देख लीजिए, अगर उसमें 90% मतलब इन नेताओं के बयान हैं और बाकी जो नेता वोट जिहाद कह रही हैं उनके बयान के कोई मायने नहीं। मैं यहाँ प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। नहीं, सभी के प्रचार जो भी कर रहे हैं पार्टियों के लिए, बयान तो सबके हैं, मैटर तो सबके बयान करेंगे ना। यहाँ मैं वही कह रही हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी देश को बेरोजगारी का कोई रोड मैप नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो की बात करें। 2 टर्म 10 साल उन्होंने शासन किया ना देश। प्रधानमंत्री दें कि उन्होंने कितने लाभार्थियों तक अपनी स्कीम पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ये बताएं कि जिस देश में आज 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसके लिए उनका रोड मैप क्या है। प्रधानमंत्री जी ये सवाल की जवाब दें कि महिला पहलवानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने वालों के साथ आज मंच क्यों साझा करो, इन्हें पार्टी से उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देते। प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो की 10 साल बाद हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, हमारे नेताओं को बयान उठा के बात करें, क्योंकि सच्चाई यह है कि उनके पास देने के लिए देश को कोई कॉन्क्रीट रोड मैप। ठीक है, हमारे साथ पूजा मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। संजीव जी, आप ही के पास आते हुए कि मंचों से हम देखते हैं कि बयान जिस तरीके से दिए जाते हैं उसमें मैनिफेस्टो तक की बातों का जिक्र भी नहीं होता है, आखिर क्यों? अब वो उस समय मैनिफेस्टो में जो चीजें लिखी है वो तो लिखी ही है। हाँ। उसको तो लिख करके हमने बता दिया है। हाँ। लेकिन बहुत सी बातें होती हैं, कहाँ पर बात कर रहे हैं, किस परिस्थिति में बात कर रहे हैं, किस शहर में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके संदर्भ में लेकर के बातें कही जाती हो, कहना कोई पड़ता है। लेकिन जो हमने लिख करके दिया है अपने मैनिफेस्टो में, वो चीजें तो लिखित है ही है। तो उसको सभी लोग पढ़ नहीं पाते हैं ना। लोग तो सुनते हैं, जो चीजें बयान दी जाते हैं, मंच से जो बातें कही जाती हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं कि हाँ पार्टियां तो यही करेंगी जो मंच से बयान दिए जा रहे हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं, आपने ये बात कही कि जो मंच से बयान दिए जाते हैं,
आपको ऐसी ऐसी बातें भी सुनकर के हैरान होंगी, जो अभी कल की ताजी बात ही बताऊं, ये बड़ी चर्चा का विषय बन गया कि भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष के ऊपर रिटायरमेंट हो जाता है 75 वर्ष की उम्र में। तो अभी कल ही जब केजरीवाल साहब ने ये बात बताई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो मोदी साहब रहेंगे। तो सवाल ये है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई वजन ही नहीं रहा। आपने अभी तक इस जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों में भी तमाम ऐसे नेताओं को आपने टिकट नहीं दिया, सिर्फ ये बात बता करके कि वो ये हमारी जो हमने नियम बनाया है 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होने का, हम टिकट नहीं दे रहे। और जब अपनी बारी आई तो आप बोल रहे हो वैसा नहीं वैसा तोड़ मरोड़ोगे, तो फिर उस बात का क्या वजन रह गया भाई? आदमी की आप कहते हो मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, गारंटी यहीं पर फेल होती नजर आ रही है। आप अपनी बात पर आप जब अमल नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसका तो जवाब मैं ले लूंगा। बीजेपी से आलोक वर्ष जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं इसका जवाब तो लूंगा कि 75 वर्ष वाला जो बात है वो आपने याद दिलाई उनको। लेकिन ऐसे तो हर नेता का बयान रहा है ना। आप देखिए, आपका ही उदय जो हुआ कांग्रेस के खिलाफ हुआ, आपने कहा कि कभी हम उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन किया ना, वो तो राजनीतिक परिस्थितियां हैं। हाँ बिल्कुल, आप इस समय जो वर्तमान स्थिति है देश की वर्तमान स्थिति को सरकार किस दिशा में लेके जा रही है, वन नेशन वन लीडर, तो अब इसका क्या मतलब है? जो दूसरे नेता हैं उनकी आवाज आप दबा रहे हैं, अपने अंदर भी दबा रहे हैं, और बाहर जो विपक्षी दल है उनको आप जेल में डाल करके दबा रहे हैं। ऐसा नहीं है तो मतलब अब आपको बीजेपी के नेताओं की भी चिंता होने लगी है, बीजेपी के नेताओं की भी चिंता अब आपको होने लगी है। जो चीजें दिखाई, ये जो आज हम कह रहे हैं, ये इनके यहाँ से भी आवाजें उठ रही हैं। हम कोई अपने मन से नहीं सोच के कह रहे हैं। प्रधान मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बताया कि तमाम उनके जानकार लोग हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, और जब मिल करके जब उनसे मुलाकात होती तो पूछते हैं कि साहब पहली बार वो तो आम आदमी पार्टी कैसी है, आम आदमी पार्टी ही आगे का भविष्य है, वगैरह वगैरह, आम आदमी पार्टी का वो जिक्र करते हैं उन नेताओं से। तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है, तो अपने नेताओं को किस प्रकार से उदाहरण। ठीक है, पूजा मिश्रा जी आपके पास आते हुए समझना ये चाहेंगे कि मंच से मैनिफेस्टो की बातें क्यों नहीं लोगों को बताई जाती हैं? ये वसुंधरा जी है। ठीक है, आते हैं संजीव जी, फिर से आते हैं आपके पास। हरियाणा में आपने मनोहर लाल खट्टर जी को, और आगे जो अरविंद केजरीवाल साहब ने बताया कि उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को आप बदलोगे, तो आपका यही सब नाम बदलना, लोग बदलने। ठीक है सर, अब रुक जाइए, आते हैं फिर से। पूजा मिश्रा जी जी, आपके सवाल ये क्या होता है कि मैनिफेस्टो की बातें जो हैं वो सिर्फ मैनिफेस्टो तक सीमित रह जाती हैं, मंच से उन बातों का जिक्र नहीं होता है, मंच से तो जिक्र कुछ और ही होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जो है मंच से भी जो है हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है, कुछ इको हो रहा है, कुछ समय सॉरी, चलिए उसे दुरुस्त करवाते हैं। ठीक है, बोलिए। तो हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है मंचों से जो है बात कर रही है, मैनिफेस्टो की बात करती है। अगर आप बताएंगे, देखेंगे तो फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद जो पहली, बोलिए पूजा जी। मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? हाँ आ रही आवाज, बोलिए। जी, तो अगर देखेंगे पार्टी रही है जिसने पहले तो ये आगे जो है महिलाओं के इलेक्शन हुआ, फिर एक नया पाकिस्तान इलेक्शन हुआ, तो फिर ये बयान। अगर मुद्दों की बात कर रही है, हम मुफ्त शिक्षा, रोजगार, मुफ्त पूजा इनकी बात कर रहे हैं, हम मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। हमने कब बात की रिलीजन की? ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाना चाहते हैं, जब उसको क्लियर करना भी ये बात कर रहे हो तो तरक्की, महिला सुरक्षा की बात पता नहीं, ब्रिजभूषण आरोप भी सिद्ध हो गया, तब यहाँ से भड़काऊ बयान आते हैं। जो इनके जो है प्रत्याशी संविधान बदल देंगे, ये बार बार कहेंगे कांग्रेस बयान दे दिया, युवा वो पार्टी ने बयान दे दिया, पर आप ये देखना जरूरी नहीं। तो एक चीज है, आपका मैनिफेस्टो कौन सा है?
आपका मैनिफेस्टो कौन सा है? क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कोई मैनिफेस्टो इंडिया अलायंस की तरफ से सामने आया नहीं है। तो हाँ, तो मतलब वो कांग्रेस वाले पे भरोसा लोग करें या आपके वाले पे, मतलब किस पे भरोसा करें? मैनिफेस्टो को अगर आप उठा के देखेंगे तो हम एक ही बात कर रहे हैं, मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, किसानों को करने की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम नौकरी की बात, तो हम जो वुमेन की कर रहे हैं। तो तब हम बात तो मुद्दे की कर रहे हैं, नहीं है जो हमारा पॉपुलेटिव जो है एजेंडा है। नहीं तो हम उसकी कांग्रेस आपके पीडीए से सहमत है? आपका जो क्योंकि आपका फॉर्मूला पीडीए का है, पीडीए से क्या कांग्रेस सहमत है? अब बिल्कुल सहमत है, तुम्हारे साथ अलायंस ही नहीं रहा होगा। पीडीए कोई क्या है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अगड़े, तो हम पिछड़े पहले कैटेगरी में रख देते, पिछड़े हम। ठीक है, पूजा त्रिपाठी जी जल्दी से इस पे कमेंट, क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए से कांग्रेस सहमत है? देखिए, हम इस चुनाव में इंडिया अलायंस पहले आपके एक सवाल का जवाब दूंगी कि मैनिफेस्टो पे बात नहीं हो रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात करिए, प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करते हैं, कांग्रेस के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात करते हैं। आपने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल, लाइब्रेरी गेस्ट हाउस जो काम करती थी, इस पे आके झाड़ू मारती हैं, उन्होंने आके पूछा दीदी ये मैनिफेस्टो क्या होता है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मैनिफेस्टो कुछ रहे हैं, सोना ले लेंगे, प्रॉपर्टी लेके मुसलमानों को देंगे, इसको देंगे, बात लगा देंगे, तो मुझे लगता है 6 लाख 15 लाख मैनिफेस्टो में, तो हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करेंगे। ठीक है, नहीं मैं ये पूछ रहा था, क्या पीडीए से सहमत है कांग्रेस? बिल्कुल पीडीए से सहमत है। आज जब इंडिया अलायंस साथ में आई है, इंडिया अलायंस साथ में लड़ाई कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो इन सभी पार्टियों का एक मत है कि देश में इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होनी चाहिए, सबकी गिनती सामने आनी चाहिए, ताकि नीतियों के निर्धारण में उनकी भागीदारी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके अलावा कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। अगर समाजवादी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहते हैं तो हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस, नहीं तो फिर देखिए, देश को एक विजन की जरूरत है। अभिषेक जी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। विजन है इस देश में कि जो भी भागीदारी में असमानता है उसको काटने की। आज जब देश में 10% लोगों के पास 40% संसाधन है इस खाई को बांटने की। आज जब आप देखते हैं अभिषेक जी, एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा कल, की मुसलमान बिल्कुल एक ब्रेक डाउन कर गया और कहता है कि हम पाकिस्तान क्यों जाए, ये हमारी मिट्टी, हम यहाँ दफन हुए, हमारे बच्चे भी यहाँ दफन होंगे। तो ये जो देश में खाई बढ़ती जा रही है रिलीजियस के, प्रधानमंत्री अपने मंचों से ठीक है, अब इन सारे सवालों का जवाब में, आलोक जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। आलोक जी, विपक्ष का ये आरोप है कि आपके पास बताने के लिए, कहने के लिए कुछ है नहीं, इस वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आप मंच से चर्चा करते रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के बारे में आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कांग्रेस का कहना है? सभी विपक्षी पार्टियों का। मैं यहाँ कौन कौन से आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने कुछ नहीं किया है तो 11.5 करोड़ शौचालय का निर्माण इन्होंने कराया। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो 4 करोड़ घर तो बना के दे दिया, 2 करोड़ बन रही है, वो ये कर रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो 4 लाख गाँव को ODF से मुक्त इन्होंने कराया। अगर हमने कुछ नहीं किया तो 40 करोड़ जनता को मेडिकल फैसिलिटी आयुष्मान कार्ड के तहत ये दे रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो 21 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से रोड और पुलिया का निर्माण ये कर रहे हैं। 122 एयरपोर्ट का विस्तारीकरण इन्होंने किया। वंदे भारत ट्रेन और बुलेट ट्रेन की गति दे रहे हैं, वो इन्होंने दिलवाया। भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इन्होंने खड़ी किया। तीसरे की तरफ ले जाने की कवायद ये कर रहे हैं। हाँ, अब एक एक करके आता हूं। हमने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान नहीं दिया।
हमने 60 वर्ष में 3,82,000,000 का घोटाला जो कांग्रेस ने किया वो नहीं किया। हमने आपकी तरह मुख में राम बगल में छुरी अन्ना हजारे जैसे देशभक्त आदमी को धोखा देकर कहते क्या थे और करते क्या हैं ये देश के सामने रखा। 55 करोड़ के शीश महल में 2 कमरे में रहने की कसम खाई थी, 55 करोड़ के शीश महल में चले गए। 100 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाले में अभी वो विचाराधीन कैदी हैं और जश्न मना रहे हैं आप वाले कि जैसे पता नहीं भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद लौट के आए हैं जेल से। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। एक विचाराधीन कैदी, बहुत से विचाराधीन कैदी बिहार और यूपी में होते हैं जिनको बहन की शादी के लिए, मां के मौत पर संस्कार के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का पेरोल मिलता है। ये उसी पेरोल पर आए हैं। 1 जून को या 2 जून को शायद संभवतः ही विल बी बैक टू पवेलियन। विचाराधीन कैदी हैं, विचाराधीन में जाएंगे और उसके बाद अगर फैसला आता है उनके विरुद्ध तो सजाता भी होंगे। आलोक जी तो यही आरोप लगाते हैं कि मंचों से तो ये चीजें होती नहीं है, मंचों से ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। मंच से कहने की क्या जरूरत है। हम वर्ल्ड के सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारी डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो क्या कर रही है, उसको क्या काम है। मैं एज ए वर्कर हूं, मुझे क्या काम है। आपके यहाँ मैं आधे घंटे 1 घंटे बोल लेता हूं, उसके बाद पूरे दिन में क्या करता हूं। वी आर कनेक्टेड विद द पीपल। हम लोगों के साथ खून पसीना बहाते हैं, लगातार उनके टच में रहते हैं, उनके दुख सुख के भागीदार होते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए निष्ठावान कार्यकर्ता, जिसको वर्षों की मेहनत के बाद पकाया जाता है, बनाया जाता है। ये क्या बात करेंगे। ठीक है निपुण जी, आपके पास अब आते हैं। ठीक है पूजा जी, वेट, एक कमेंट मैं ले रहा हूं निपुण जी से, उसके बाद आता हूं आपके पास। निपुण जी, हम अक्सर देखते हैं कि मंचों से वो चीजें हमें नजर नहीं आती हैं जो मैनिफेस्टोज में होती हैं। मैनिफेस्टो के हिसाब से ही पार्टियां काम करेंगी, लेकिन मंच से कुछ और नजर आता है और मैनिफेस्टो में चीजें कुछ और नजर आती हैं। देखिए, जब हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो मैनिफेस्टो की बात तो प्रधानमंत्री ने उठाई भी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। और देखिए क्या होता है कि जो बात लिखी जाती है ना अभिषेक जी, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। ये नहीं कि वो रूबरू उसी भाषा में, उसी भाषा में आप बताएं जनता को, क्योंकि जनता जो है वो भावनाओं के साथ साथ अन्य मुद्दों से भी क्या होती है, संचालित होती है। तो जनता को समझाने के लिए, उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए कि जनता जिससे क्या कर सके, चीजों को इंटरप्रेट कर सके। देखिए मैनिफेस्टो तो ऐसे लिखे जाते हैं जैसे कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वो उसको समझ पाए, उसके अंदरूनी बातों को समझ पाए। तो पार्टियों का काम यही होता है कि वो उसके अंदरूनी बातों को पकड़े, उनको लेकर जनता के सामने आए। और होता ये है अभिषेक, जब शुरुआत होता है मैनिफेस्टो से, आप किसी भी कनेक्शन में देखिएगा, किसी भी चुनाव को देखिएगा, हमेशा शुरुआत मैनिफेस्टो की बातों से होती है। लेकिन जब आप अलग अलग चरणों को देखते हैं तो अलग अलग चरणों में जो मुद्दे आने लगते हैं, जो बातें आने लगती हैं, फिर उन पर क्या होता है, चुनाव की शिफ्टिंग होने लगती है। आप पहला चुनाव देखिए, पहले चुनाव में क्या बोला गया था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है, तो ये निकाला गया था। अब पार्टी अपने अपने हिसाब से कि भाई हमको कैसे वोट को लेके चलना है, जनता को चीजों को प्रदर्शित करना है, कैसे उनको फायदा होगा, ये सब करते हैं। तो ये तो काम कांग्रेस को भी करना चाहिए। भाई आप देखिए, विपक्ष ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को कितनी बार निकाला, बीजेपी के मैनिफेस्टो को कितनी बार बोला ही नहीं, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है उनकी उपलब्धियां कि उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या काम किए हैं, जनता जाकर उस मैनिफेस्टो को देखेगी। लेकिन बीजेपी ने बड़ी ही समझदारी से कह लीजिए, या जो हम कहते हैं कि जब एकदम धुरंधर खिलाड़ी होते हैं, उनकी तरीके से कांग्रेस के उन बातों को निकाला जो बीजेपी के लिए शूट करती है। तो हम बीजेपी को तो ये बात नहीं कह सकते कि बीजेपी ने नहीं निकाला। और दूसरी बात, जब मंचों से बात होती है तो गहमा गहमी होती है, बयानबाजियां होती हैं, दोनों पक्षों से होती हैं, जनता के मूड को देखा जाता है, किस जगह हम बोल रहे हैं, किस क्षेत्र पर क्या बात भावशाली होती है। तो बात है कि जनता को वोट लेना है, वोट लेना है। तो जनता विकास के मुद्दे पर भी वोट देगी, जनता भावना के मुद्दों पर भी वोट देगी। लेकिन आप देखिए, जब आप कांग्रेस ये बोलती है कि राम और शिव, हम शिव की पूजा करेंगे, राम को छोड़ देंगे, हम राम की पूजा नहीं करेंगे, ये जो खड़गे साहब है उनका बयान है,
मतलब इस प्रकार के जब बयान देंगे तो जनता की भावनाएं तो उसके ऊपर होगी, और जब दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, दूसरी पार्टी के नेता होंगे, वो इन बातों को उठाएंगे, निश्चित उठाना चाहिए। मेरी भावना आप थी कि वो किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, हेमंत करकरे क्यों जरूरत दिलाने की, क्यों लेकर आए हेमंत करकरे को चुनाव में, 30 तरह के चुनाव में, तमाम तरह की बातें। आप पुलवामा अटैक का जिक्र कर रहे हैं कि पुलवामा अटैक क्यों हुआ था, तो जब आप ये मुद्दे उठाओगे, आप मुद्दों की बात देखिए, दूसरी बात समझिएगा अभिषेक जी, सत्ता पक्ष अपने आप को रिपीट करना चाहती है, उसको कोई मुद्दा नहीं उठाना, उसको भविष्य की तस्वीर दिखानी है, ये सिंपल सा गणित है। उसको ये कहना है कि हमने ये काम किया, हमको आगे लेके चलना है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की कमजोरियों को उठाए, मुद्दे बनाए, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है, और वो बीजेपी जैसी कोई गोली फेंकती है, वो उसे फंस जाता है, उसमें बयान शुरू कर देता है, मुद्दों पर पकड़े रखता नहीं है। ठीक है, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। पूजा मिश्रा जी, आप बोलना चाह रही थी, बोलिए जल्दी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। पूजा मिश्रा जी। क्या पहली बात तो जो उन्होंने बोला 122 एयरपोर्ट का जब विस्तार किया तो 122 एयरपोर्ट से सबका आपने विस्तार किया, बनाया तो नहीं, तो ये उस पर भी हटा देते हैं। बाकी आगे हुए थे कि जो है कि इनको हमने हटा दिया, उनको हटा दिया, ये ब्रिजभूषण शरण जी से आरोप भी तय हो गया हुआ, उससे क्या किया इन्होंने, उनके बेटा को ले जाकर टिकट दे दिया। इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, या तो जो है ये कहते हैं कि या तो गुंडे बदमाश जो है जेल में चले जाएंगे, जिनके ऊपर जो केसेस रहे हैं, जो गुंडे बदमाशों की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस जो इनकी सरकार आने से पहले ही थी। और ये बताइए संविधान का कितना हनन है कि कस्टोडियल डेथ आप किए जा रहे हो। आपकी जो है पुलिस फोर्स क्या काम कर रही है कि आपके कैदी को कोई भी आके मर्डर कर जाता है, ये तो गलत है। अब कोर्ट फांसी की सजा दे, जो सजा देना चाहे वो सजा देगी। कोर्ट क्यों बनी हुई है, हमारा संविधान क्यों बना हुआ है, वो संविधान करे कार्य। अजय टेनी हो गए, प्रज्वल रवन्ना, जिसको इन्होंने विदेश भगा दिया कि वो भाग गए, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पे कभी बोल ही नहीं सकते हैं। इनसे जो है वीरेंद्र सिंह जी का इस्तीफा नहीं मांगा गया था जब मणिपुर में ऐसी घटना घटी और उन्होंने असंवेदनशील जो है बयान दिया। और आप बार बार कह रहे हैं मुद्दों की या फिर की कार्य किया हुआ है, इन्होंने जो है अपना उज्ज्वला योजना की बात नहीं की, क्योंकि उसमें उन्होंने जो दिया ना गैस सिलेंडर, वो सिग्नेचर हुए नहीं। उसके बाद में इन्होंने बात एजुकेशन की करेंगे नहीं। यूजीसी ने जो है फंड डिक्रीज किए हुए, कटौती की हुई है, हेल्थ सेक्टर में फंड में कटौती की हुई है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे, इस पे विपक्षी चर्चा कर रहा है। और ये जो है वो सबसे इनको लगता है कि जनता को नहीं पता चला, पर जनता भी जानती है। बेरोजगारी दर को उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी दर आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। अब ये कहते हैं कि हम जो है मुफ्त में राशन दे रहे हैं, क्या राशन इससे पहले नहीं मिला कभी? देश में राशन लगाने कब से मिल रहा था? और अभी ये राशन कार्ड बनाने के क्राइटेरिया राशन मिल रहा है ना, राशन जो मिल रहा है पूजा जी, उसको लेके ये कहा जाता है कि आप ये कहते हैं कि हम गरीबियों 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं, ठीक है, और उसके बाद आप अनाज दे रहे हैं, तो ये कैसा विकास है? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम 1 लाख रुपए देंगे। मतलब देने की बात तो आप भी कर रहे हैं, वो दे रहे हैं जी। तो हम जॉब भी तो देने की बात कर रहे हैं, और जॉब का हमने जो है रोड मैप भी बना के दिया हुआ है कि जॉब कैसे देंगे। मैं उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पे जो है 13 तारीख को वोटिंग होनी है, और उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे जो है संदीप जी जब हुआ करते थे बेसिक शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने बोला था 5 लाख नौकरियां खाली है। उसके बाद में फिर इन्होंने बोला कि 5 साल 2017 का आंकड़ा है ये, उसके बाद 5 साल में और खाली होंगी 5 लाख 10 लाख। इन्होंने जो रेगुलर भर्तियां थी वो भर्तियां नहीं कराई। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 2 महीने में 7-7 8-8 जो पेपर लीक हुए। अंजू जो है कटारिया जी जेल जाती हैं पेपर लीक जो एसआई वाला हुआ है, उसमें तो मेरी बात हुई है अभ्यर्थियों से, वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं। कारण यह है कि उस पे एक्शन हुआ है, इससे पहले एक्शन नहीं होता था, एक्शन के कारण हम खुश हैं। और जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम भर्तियां करवाएंगे, तो हम उसके लिए आश्वस्त हैं कि हाँ मुख्यमंत्री भर्तियां करवाएंगे। ये अभ्यर्थियों की बाइट्स हैं, बाकायदा आपने सुना भी होगा। अभ्यर्थियों की आप कहाँ बात कर रहे हैं? अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया, अभ्यर्थियों को लाठी मार मार के भगाया गया, तब इन्होंने, अगर चुनाव नहीं होता तो ये पेपर कैंसिल नहीं कराते। ठीक है, आलोक जी आप मुद्दों की बात नहीं करते। पिछले संडे की बात करें, 1 हफ्ते की बात हो रही, नीट से पेपर लीक हुआ। बताइए, नीट से पेपर लीक जा रहे हैं, इनकी मंशा ही नहीं है जॉब देने की। ठीक है, आपकी मंशा जॉब देने की है नहीं, आपकी मंशा जॉब देने की है ही नहीं, आप चाहते नहीं है कि लोगों को जॉब मिले।
आलोक जी। अभिषेक जी, जी। ये जो पुराना दमनकारी पुश्तैनी वार जो कांग्रेस ने किया हुआ है, 1974 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ देश बचाओ। प्रचंड बहुमत से लोगों ने इनको वोट दिया, गरीबी हटाए। आज अगर कांग्रेस ने गरीब मुक्त भारत दिया होता तो डेफिनेटली मोदी जी एक अमीरों को गरीब नहीं बना दिए होते। प्लीज मैडम, आप बीच में ना बोलिए, सुन लीजिए। डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। अगर इन्होंने एक गरीब मुक्त भारत दिया होता अपने 60 वर्षों के रिजीम के बाद, तो हम भी उन अमीरों को गरीब नहीं बना दिए होते। ये आपकी देन है जो आपने हमें विरासत में इस तरीके की चीजें सौंपी हैं। अगर आपने घोटालों का फेहरिस्त नहीं कायम किया होता, हमें फक्र है कि 10 वर्षों के शासन में आपको एक भी मौका नहीं मिला हमको कोर्ट में घसीटने का किसी स्कैम के तहत। इसलिए हमारे कथनी और करनी में बहुत अंतर है आपके और हमारे में। और रही बात 2024 का चुनाव, समाजवादी पार्टी, आप, कांग्रेस जो पानी पी पी कर एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की बुराइयां करते नहीं सकते थे, आज मजबूरी में गलबैयां किए हुए हैं। लेकिन नेता मिल गए हैं, मार्क माय वर्ड्स, नेता मिल गए हैं, वर्कर नहीं मिला है। वर्कर में अभी भी एक दूसरे के प्रति द्वेष है। और आप लोग लड़ रहे हैं, तीनों के तीनों दल, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल वेंटिलेटर पर हैं। आप लोग देश को बताना चाहते हैं कि आप जिंदा है, कांग्रेस जिंदा है, समाजवादी पार्टी जिंदा है। देखो हमको 10 सीट आ गया, हमको 15 सीट आ गया, हमको 5 सीट आ गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। यू आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, वी आर स्ट्राइविंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये बेसिक डिफरेंस आपके और हमारे 2024 की लड़ाई में है। ठीक है पूजा जी, अब आपके पास आते हुए, पूजा जी समझना ये चाहेंगे कि इंदिरा गांधी ने भी कहा कि गरीबी हटाओ, जैसा भी आलोक जी ने कहा, आप सिर्फ ये कहते आए हैं गरीबी हटाओ 1980 से, और अभी तक वो गरीबी हटा नहीं पाए आप। तो अब बीजेपी तो गरीबी हटा रही है। अच्छा, बीजेपी कैसे गरीबी हटा रही है, अभिषेक जी जरा मुझे बताएं। नहीं, इन्होंने कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर हम लेकर के आए हैं। अगर इनकी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिसको ना वर्ल्ड बैंक ना यूएन ने किसी ने वेरीफाई नहीं किया है, इन्होंने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू एक ऐसा दावा करते हैं, तो अगर उसी रिपोर्ट पे जाओ, इन्हीं की बातों से करूं, तो इस देश में सिर्फ 11 करोड़ गरीब बचने चाहिए। पर आप कभी अपने मंचों से सीना ठोक कर बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। तो अगर आपके पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से जो आपने अपने कार्यकाल में है के अनुसार 11 होनी चाहिए, तो आप 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। आप, मैं बताती हूँ कि आंकड़े के आलोक के अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ताओं गर्व है, अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय जनता पार्टी ने 48% दूसरी पार्टी साइड के लोगों को टिकट दिया है। आपने भाजपा के कार्यकर्ता दरी बिछाने का काम दिया है। आप एक वॉशिंग मशीन लेते हैं, उसमें अजीत पवार आ जाते हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10,000 आती है, वो उप मुख्यमंत्री बन जाता है। आप उनको आदर्श के गालियां देते हैं, आपकी पार्टी में आते हैं, आप उनको राज्यसभा भेज देते हैं। आप हेमंत शर्मा को मुख्यमंत्री बना देते हैं। घोटाला बात करें ना, आप 8 करोड़ के इलेक्टोरल घोटाले पे बैठे हैं। अब पिछले 5 साल में 53,886 की आत्महत्या की। पिछले साल सिर्फ 2020 में 7,000 लोगों ने बदहाली और बेरोजगारी से आत्महत्या की, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं थे। उस बात की 1 हफ्ते पहले की खबर है, सरपंच आलिशान नुमा बन रहा था, 5 सितारा जैसा 10,000 करोड़ के वहाँ एक सरपंच गुजरात के भाजपा में 3 साल से
पूजा जी, एक और चीज, आपके यहाँ से जो नेता छोड़ करके जा रहे हैं, आप अपने नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रही हैं? आप देखिए, अरविंदर लवली क्या बोल करके गए आपके यहाँ से? देखिए अभिषेक जी, सीधी सी राधिका बात है। खेड़ा क्या बोल करके गई? अब सीधी सी बात है, मैं सभी का जवाब दूंगी। राधिका जी ने तो खैर बड़े झूठ बोले हैं, पर अब सीधी सी बात है, आज पार्टी संघर्ष में है। मैं कांग्रेस की बात कर रही, मैं किसी और की बात नहीं कर रही। पार्टी संघर्ष में और संघर्ष की अपनी जमीन तलाश रही है। तो आप अगर विचारधारा के साथ या तो खड़े हैं तो आप पार्टी के साथ संघर्ष करेंगे, नहीं तो सत्ता की बड़ाई तो सबने की है। आज अगर ये भाजपा पार्टी से हट जाएगी तो यही लोग भाजपा से कूद जाएंगे। विचारधारा से समझौता नहीं हुआ है, विचारधारा से समझौता नहीं हुआ है आपका? क्या विचारधारा से समझौता हुआ अभिषेक जी? आम आदमी पार्टी जिसका उदय ही आपके खिलाफ हुआ, अरविंदर लवली ने तो यही कहा था ना कि हमारे अंदर जो नाराजगी है इस चीज को लेकर के भी है। आम आदमी पार्टी से हम गठबंधन कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर अरविंदर लवली जी अपने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का काम जिम्मेदारी से संभाल रहे होते तो उन्हें पार्टी लाइन लेना होता। पार्टी लाइन ये है कि हम इंडिया अलायंस में सारी 36 पार्टियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे रीजनल लेवल पे जो भी डिफरेंसेस नहीं है, ये नई बात बोलूंगी मैं, बिल्कुल है डिफरेंसेस। हम पंजाब में तो आमने सामने लड़ रहे हैं, पर बात है ग्रेटर गोल की, बात है इस देश के संविधान को बचाने की, बात है इस देश की विभाजनकारी नीति से देश को बचाने की। सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं है ना पूजा जी, आप महाराष्ट्र जाइए। महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने क्या बोल करके छोड़ा कि कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और ये कांग्रेस के आला कमान को समझ नहीं आ रहा है। वो तो आपकी पार्टी के बेहतरी के लिए ही बोल रहे थे ना, वो आपकी पार्टी की बेहतरी के लिए बोल रहे थे, आप उनको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। तो अंत में उन्होंने बोला कि अब हम चलते हैं यहाँ से। देखिए, ये सारी कवायद लोकसभा के टिकट की है अभिषेक जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पार्टी को बचाने की कोई नहीं। अगर ये पार्टी को बचाने होते तो पार्टी के साथ झंडा लेकर खड़े होते। हमारे जो कार्यकर्ता 84% की गर्मी में झंडा लगाता है, वो हमारी विचारधारा के साथ खड़ा है। इन लोगों को टिकट नहीं मिलता तो उनको पार्टी खतरे में आने लगती है, इनको लगता है पार्टी में कोई भविष्य नहीं है। और मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल सीधे तौर पे बता रही हूँ, कल को अगर भाजपा पावर में नहीं रहेगी, भाजपा से भी कूद कर वापस कांग्रेस में आने की कोशिश करेंगे। इन्हें सिर्फ सत्ता की कुर्सी चाहिए, नहीं इन्हें विचारधारा से मतलब है, नहीं इन्हें संघर्ष से मतलब है। राधिका खेड़ा पार्टी को माँ कहती थी, आप अपनी माँ को छोड़कर जाते हैं कभी नहीं? आज आप वो सनातन और पता नहीं क्या क्या पटंग बातें कर रही हैं। तो मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये सिर्फ अवसरवादी लोग हैं। इन्हें उन पार्टी को नहीं लेना चाहिए, उस पार्टी में भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये जो गठबंधन है ये भी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए लिया? अगर आप देखिए, अगर आप अपने नहीं कैसे, क्योंकि आप देखिए, अगर इससे अपॉर्चुनिटी हम कैसे नहीं माने, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं, लेकिन दिल्ली में साथ हैं। मैं तो कह रही हूँ हमारे क्षेत्रीय डिफरेंसेस हैं। आपने अभी आलोक जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता, तो ये क्षेत्रीय विधानसभा का चुनाव तो नहीं है मैम, ये तो नेशनल इलेक्शन है। इसलिए मैं कह रही हूँ नेशनल लेवल पे हम साथ में आए हैं, विधानसभा चुनाव में भले अरे मैम, ये तो आप लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, साथ होकर के, एक जगह साथ एक जगह अलग हैं। ये कोई पंजाब विधानसभा का चुनाव या दिल्ली विधानसभा का चुनाव थोड़ी है। अभिषेक जी, एनडीए की तरह भानुमति का कुनबा नहीं है जहाँ से दो लोग कुछ बोल दें और हो जाए। अगर एलजेपी कह रही थी कि हमें इतनी सीट मिलेगी, आपको 5 दे दी गई, तो आप खुश हो गए। यहाँ पे हर पार्टी, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी के लीडर अपने क्षेत्र में एक तरीके से अपना प्रभुत्व रखते हैं और उनकी बात मानी जाएगी। ये कोई समझौता नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई है। और इसके ठीक है संजीव जी, देश बचाने की लड़ाई है ये। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता बस लोग भी बोल रहे थे कि साहब ऐसा है, हमने ये काम किया, वो काम किया, दुनिया भर के काम गिना रहे हैं। आपने पीडीपी के साथ मिलकर के आपने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई और दूसरे राज्यों में जहां जहां सरकारें बनाई मिलकर के, आप उनके हुए नहीं। आपका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और जिसका जिसका साथ लिया उसकी पार्टी आपने तोड़ दी। तो ये तो आपका काम करने का तौर तरीका है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि अगर जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी हो तो मैं चिमटे से भी उठा करके पसंद नहीं करूंगा। आपने वो परंपरा तोड़ दी। ये आपकी भारतीय जनता पार्टी है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, अरे भाई क्या गारंटी है? आप क्या देख रहे हो? मोदी साहब को अभी मैंने सुना था कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा और अमेठी के बजाय उन्होंने रायबरेली से पर्चा भर दिया। तो कहने लगे वो भाग गए 2 सीटों से लड़ रहे हैं।
अरे भाई, आप प्रधानमंत्री महोदय, आप भी तो कभी 2 सीटों से लड़े थे चुनाव। आपने क्यों लड़ा था 2 सीटों से चुनाव, आप बता दीजिए। आपको कहीं से डर था, कहीं से आपको परेशानी थी? और मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक बार 3 जगह से एक साथ चुनावों में अपनी जो है लोकसभा का पर्चा भरा था। 3 जगहों से चुनाव लड़े थे, बताइए। और वो अपने जीवन काल में 6 अलग अलग जगहों से लोकसभा में चुनाव लड़ करके आए। तो ये तरीका जो प्रधानमंत्री महोदय का है, आपको जब अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कानून बना दो, दूसरे नेताओं को 72 वर्ष में रिटायर कर दो। जब आपकी अपनी बारी आए तो आप कह दोगे हम ये कर देंगे। तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजन नहीं है। जब काहे की गारंटी आप देते फिर रहे हो? आपकी अपनी बात का जब वजन ही नहीं आलोक है, जी, आपने गारंटी उसकी होती है। क्या तो गारंटी है आपकी आलोक जी? प्राण चले जाएंगे पर वचन जाए, इतने में समझ में नहीं आया। वचन न जाए, आपकी कोई अब वैल्यू सुन है? लीजिए आलोक जी, इन्होंने क्या पूछा मेरे समझ में ही नहीं आया। ये आया, इनका ये आरोप है कि चुनाव अगर राहुल गांधी 2 जगह से लड़ रहे हैं तो आपको इसमें क्यों तकलीफ होती है, आप क्यों बोलते हैं कि छोड़ करके भाग जाएं? अटल जी ने ये कहा था कि अगर जोड़ तोड़ से हमें राजनीति करनी पड़े, सरकार बनानी पड़े तो मैं चिमटे से स्वीकार नहीं करना चाहूंगा, और आज आप जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, ये सज्जन भूल रहे हैं कि अटल जी ने 24 दलों की साझा सरकार चलाई थी। जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे 24 दलों को साथ लेकर चल रहे थे। आज ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है पूरे देश में, बल्कि वर्ल्ड में, कि साझा सरकार एक नियति बन चुकी है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी को भी विभिन्न दलों के साथ समझौता करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। और हमारे साथ जो है वो हमारे साथ टिका हुआ है। हमारे विरुद्ध वो काम करके हमारे पास नहीं आया है, हमारे साथ रह के ही काम आया है। एक एक्सेप्शन नीतीश कुमार जी हैं, तो उनके इस कर्तव्य के कारण उनको उपाधि भी पब्लिक ने ऐसी दे दी है जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पलटू राम, लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर पलटू राम नीतीश जी, क्यों भारत के लोगों के अंदर एक विश्वास जो पैदा हुआ है और समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को जो राहत का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। ये कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, इन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला था कि मैं 1 पैसा भेजता हूं तो वो गांव तक पहुंचते पहुंचते 19 पैसा रह जाता है। जिस पर अटल जी ने चुटकी लेके कहा था कि पैसा है घिस जाता होगा। और आज फक्र के साथ हम कार्यकर्ताओं को कहना पड़ रहा है कि अगर हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो गांव के अंतिम पायदान के व्यक्ति के जेब में 1 रुपया ही जा रहा है, कहीं कोई लूट खसोट नहीं है। चौतरफा आज विश्व में हम सोलर एनर्जी में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। जितने भी फील्ड हैं आप देखिएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार हुआ है, तीसरी टर्म में इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो हिंदुस्तान में नहीं बन रही होगी। आज हमारी सैन्य शक्ति विश्व में 4थे स्थान पर रैंक हो रही है। कोई भी देश 3 बार सोचेगा हमारी तरफ मुखातिब होने से। आज कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर कह रहे थे, उसके पहले फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये किसको नहीं मालूम है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है? हर आदमी को विदित है, ये कोई ये सीक्रेट बात नहीं है। लेकिन जब मोदी के नेतृत्व में हमने बालाकोट के स्ट्राइक करके उनको ध्वस्त किया, उस समय उनका एटम बम कहां चला गया था? तो ये डरा डरा के, धमका धमका के भारत के आवाम को नहीं रखने की कवायद करें। ठीक है, निपुण जी आपके पास आते हैं। समझना ये चाहेंगे कि देखिए, सियासत है, परिस्थितियों के हिसाब से की जाती है, और इस समय की परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस के नेता छोड़ करके कांग्रेस का दामन बीजेपी में आ रहे हैं। परिस्थिति ऐसी आई कि आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को भी मजबूरन आपका साथ लेना पड़ रहा है। तो परिस्थितियों के हिसाब से चीजें चलती हैं, ये स्वीकार कर लें। नहीं, देखिए परिस्थितियां तो मैटर करती है।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम परिस्थितियों को नहीं कहेंगे, जो कंडीशन वो मैटर नहीं करती। लेकिन क्या है कि आप इतना समझौता कर लेंगे विचारधारा से कि जिस पार्टी ने आपका दिल्ली में पूरा आपका क्या किया, कृषि को समाप्त कर दिया, आपके समाप्त कर दिया, उसके बाद समझौता कर रहे हो। समझौता करने में कैसा कर रहे हैं कि दिल्ली में आपको कितनी सीटें दे रही है आम आदमी पार्टी, सोचने की बात है। और फिर दूसरी बात है कि विपक्ष में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ ये दिल्ली में एक साथ लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाब में भी दूसरे खिलाफ लड़ रहे हैं। कल ही आप बताता हूँ, कल भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में, पंजाब और हरियाणा में ही था कल, उनमें आपस में क्या हो रही थी, फाइट हो रही थी। ये क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली में साथ में आके लड़ रहे हैं। यही हाल उनका केरल के अंदर है, यही हाल बंगाल के अंदर है। तो जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या है कि विपक्ष को अगर दमदार तरीके से सत्ता पक्ष को चुनौती देनी थी, तो चुनौती देने का सबसे बड़ा तरीका था कि इनको एक कॉमन एजेंडा देश के सामने रखना था कि देखो जी, हम एकजुट हैं और हम आएंगे तो हम ये कार्य करेंगे। अगर नहीं वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सपा, किसी का उठा लीजिए, उसमें इतनी ज्यादा है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ी आम आदमी भी कह सकता है एक पार्टी के लिए 30 लाख रोजगार देंगे, एक पार्टी के लिए 1 करोड़ रोजगार देंगे, दूसरी पार्टी कुछ और बोल रही। और हमने बिल्कुल सही पूछा सपा के प्रवक्ता से कि पीडीए की फंडे पे काम करना है, क्योंकि वही क्या हिंदुस्तान है, पूरे हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास का नारा और एक तो आपका पीडीए, कैसे हम कंपेयर कर ले, जनता कैसे सोचे। तो ये बड़े, और एक बात और चली मैं थोड़ा सा क्लियर करूं ताकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उनको आगे काम आ जाए। जो ये बार बार बोलते हैं कि 25 करोड़ युवा लोगों को गरीबी से बाहर निकालती है, मैं इनको जानकर देता हूँ, ये बहुआयामी गरीबी का इंडेक्स बोल रहा था, बहुआयामी गरीबी। उस बहुआयामी गरीबी के इंडेक्स में 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। निपुण जी, लगता है कॉल आपका क्षमता में विकास के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कि अगर गरीबों को राशन मिल रहा है तो इनको प्रॉब्लम है क्या, दर्द है क्या? अगर गरीबों की थोड़ा सा उनका पैसा बच जाएगा, वो पैसा एजुकेशन में, अपने बच्चों के कपड़ों में, अपने बच्चों की हेल्थ में, अच्छे फूड में, फ्रूट्स खरीदने में, दूध खरीदने में लगा देंगे, तो क्या दिक्कत है? गरीबों से विरोध होता है क्या आप लोगों को? ठीक है, इस पे एक रिप्लाई करना चाह रहे हैं, बोलिए संजीव जी। तो आप बहुत ज्ञान देते हैं, रेवड़िया बांट रहे हैं। आप उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको ऐसे अवसर दीजिए कि वो आगे वो खड़े रहे, उनका परिवार खड़ा रहे। सिर्फ ज्ञान देने के लिए है कि रेवड़िया देंगे दूसरी पार्टी। अगर हम दिल्ली पे बिजली मुफ्त देते हैं ऐसे तबके को, तो आप तो खूब उछल करके ऊपर बोलते हैं, कहते हैं कि साहब आम आदमी पार्टी ये दे रही है। हमने अगर महिलाओं को किराया मुफ्त कर दिया, साहब आम आदमी पार्टी खजाना लुटा रही है। तो इस तरीके की जो आप कार्य करने का तरीका है, अरे भाई आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, अगर आप इस तरीके की बातचीत करेंगे, पूजा मिश्रा जी कहते तो समझ में आता बात, आलोक जी तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप से इस तरीके की उम्मीद नहीं है भाई साहब, आप एक तरफा बात करोगे। ठीक है, पूजा मिश्रा जी। जी अभिषेक, जैसे कि जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पार्टी कार्यकर्ता जो भी कह रहे थे कि इनमें बन नहीं रही है। पहली बात तो ये जान लें कि आरजेडी के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो है आप पे विरोध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आपको हमें जो तवज्जो नहीं दी जाती है। और ऐसे आपके जो सात संगठन में, चाहे ओपी राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, अब आप जानिए आपने कैसे सबको कराया था, सबने जो विरोध की जो है यहाँ पे आवाज उठाए और उठा रखे हुए हैं। और आप तो अपने संगठन बलों को जो है इज्जत ही नहीं देते। आपकी क्या बात करनी है, आप उनको जो है ज्वाइनिंग कराते हैं गालियां देते हुए। और अब दूसरी बात पे आते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे निपुण जी, तो निपुण जी जो है आप राजनीतिक विश्लेषण है और विश्लेषक है, और हम लोग अपेक्षा करते हैं, जनता भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को, जो पॉजिटिव है वो भी बताइए, जो नेगेटिव है वो भी बताइए। पर कई मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप जो है विपक्ष की नेगेटिव चीजों को पॉइंट आउट करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि हमें गरीबों को जो है राशन मिलने से दिक्कत है। तो आप बताइए कि देश में आज से पहले कभी राशन नहीं मिला गरीबों को? क्या गरीबों के कार्य नहीं किया गया? आपको शायद पता नहीं होगा, यूजीसी का जो है फंड डिक्रीज किया जा रहा है। और जो है हायर एजुकेशन में यहाँ पे सेंट्रल इलाहाबाद उसकी फीस 5 गुना कर दी गई हुई है और स्कॉलरशिप आनी बंद हो गई है।
तो आप शिक्षा नहीं दे रहे हो, तो फंडामेंटल राइट है। आपने कहा बहुआयामी से जो है 25 करोड़ लोगों को जो है बेरोजगार, सॉरी, ये बीपीएल से अबव किया गया हुआ है। बहुआयामी पर क्यों किया गया हुआ है? आप मुझे ना, देखिए, आपको पता है कि बेरोजगार जो है 67.7 है, जिसमें से 83% वो लोग हैं जिनका जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन है। मुझे याद है राशन मिलता था। मेरा पूरा जीवन गांव में बीता है बचपन का, तो मुझे वो जहन में है। 4 महीने में एक बार मिलता था, कभी 2 महीने में मिलता था। ये सच्चाई है। ठीक है, हर महीने के 3 किलो चावल भी मिलते रहे, जो 4 साल बच्चा पढ़ता था। जी ठीक है। अब देखिए, अब कौन सा नया कार्य कर रहे हैं आप? ठीक है, अब पूजा त्रिपाठी जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपसे चाहेंगे कि ऐसी क्या परेशानी हुई कि कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चुनौती ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, और कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी भी बात हुई, उनका यही कहना था कि कांग्रेस को अकेले मैदान में उतरना चाहिए। क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको जो समझौता है रीजनल पार्टियों से इस लेवल पे करना पड़ा, जहां पे आपको जितनी सीटें मिलनी चाहिए उससे भी कम पे आप हामी भर गए? देखिए अभिषेक जी, पहले मैं निपुण जी का, आप मुझे 1 सेकंड और दें तो मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमें क्या परेशानी है गरीबों को। हमें परेशानी गरीबों को राशन नहीं है, हमें परेशानी इस तरीके से प्रेजेंट करने में कि आप खैरात बांट रहे हैं। इस देश में राशन, खाने का अधिकार यूपीए ने दिया, इस देश में रोजगार का अधिकारों की बात करते थे। ये वही बात है, ना राजा प्रजा की सुनते थे, ना तानाशाह प्रजा की सुनता है। तानाशाह को बस एक और अकड़ होती है कि उसे प्रजा ने चुनकर भेजा है। आज जब निर्मला सीतारमण तेलंगाना में कलेक्टर को डांट लगाती है और वेस्ट बंगाल में 7,000 करोड़ रुपए रोक दिए जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की वोटिंग और बैग्स में फोटो नहीं थे, तो आप इस देश को 5 किलो राशन देके आप उनका वोट खरीदना चाहते हैं। समाजवाद इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर है और उस पर आप लोगों को खैरात नहीं बांट रहे हैं। आप कर आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप अडानी को 13 वोट देते हैं तो जो इंसान 27 रुपए में जीवन यापन करता है उसकी जिम्मेदारी भी आप। और जहाँ तक आपकी सवाल की बात है अभिषेक जी, आपने पता नहीं कौन से कांग्रेस लीडर से बात करेंगे होगी। मैं कांग्रेस का हिस्सा हूँ। हम सबने ये डिसाइड किया था अगस्त 2023 में कि हम सब साथ आएंगे, सारे विपक्षी दल साथ आएंगे और हम ये लड़ाई संघर्ष एक समुचित प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे जिसका नाम इंडिया अलायंस का हम लड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत पहले, ये तो जून में ही हो गया था पटना की मीटिंग में, और अगस्त 2023 में इसका पूरा नाम लिया गया था, इसका पूरा संकल्पना हुई थी। और उसके बाद आपने जिन्होंने शुरुआत करी थी नीतीश बाबू, उन्हीं को छोड़ दिया आपने। तो खैर मैं बात नहीं करना चाहूंगी, नीतीश जी को गिड़गिड़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट निपुण जी, जल्दी से 10 सेकंड में। एक बात कहूंगा, एक तो राजनीतिक विश्लेषक का काम ये होता है कि जो उसको दिखता है वो बोले। भारत का संविधान उसको भी अधिकार देता है, आर्टिकल 19 देता है जानकारी के लिए। दूसरा, अगर गरीबों को राशन दिया जा रहा है तो ये कुपोषण की समस्या आप बहुआयामी इंडेक्स देखकर 13 मापदंड, उन 13 मापदंडों में फेलियर के कारण, तो अगर गरीब व्यक्ति को अगर थोड़ा उसको एक्स्ट्रा मदद की जा रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं मानी जाती है। इसको बार बार कह, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इकोनॉमी और सामाजिक व्यवस्था इसकी जानकारी का अभाव ये दिक्कत करता है कि नीति आयोग को पढ़ा नहीं, जाना नहीं कि उसने किस आधार पर उस 25 करोड़ को बाहर निकाला, इसको पढ़ने के बाद। दूसरा, अच्छा ये होगा विपक्ष मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को जिनसे जनता का सरोकार है, जनता जिससे जुड़ती है, जनता जुड़ेगी, और राम और शिव ऐसी बातें न को बांटने का प्रयास न करे। ये बहुत बड़ा बैकफायर, ये आम जनता को भी बड़ा बिल्कुल निपुण जी, और ये लोगों को भी समझने की जरूरत है, राम और शिव अलग है नहीं, भगवान शिव खुद राम की पूजा करते थे। चलिए, बहरहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।